Hello friends, welcome back to our YouTube channel RN Educational Academy. How are you friends? I hope you are happy and healthy. Okay, let's start your class. फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं इमेज में आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सी टेट के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके टीचिंग एंड टीचिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग टीचिंग प्रोसेस किस तरीके की होती है, एज अ टीचर आपके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे शिक्षक की आवश्यकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, सी टेट में स्पेशली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, समझ पर आधारित कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें क्या करना है जो जिससे कि बच्चा ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और इंटरेस्ट के साथ सीखे, जो कि लाइफ टाइम बना रहे। रटन प्रणाली पर तो हम जोर देते नहीं हैं, तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन सीटेड में आता है। और ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके नॉलेज बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। दैट मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या है, जो आपका कैरिकुलम है, ये जो शब्द है, ये किस ओर संकेत करता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर। एंड बी ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। एंड सी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर। एंड डी ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री की ओर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है सी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा। दोस्तों देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या कैरिकुलम की बात करें हम, तो कैरिकुलम जो शब्द है ये पूछा जा रहा है कि किस ओर संकेत करती है। तो दोस्तों आप ही बताइए कि टीचिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके का कैरिकुलम बना करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हमें ऐसी शिक्षा अपनानी चाहिए जो कि जो विषय वस्तु है सिर्फ वहीं तक सीमित हो, या मूल्यांकन प्रक्रिया तक सीमित हो, या पाठ्य सामग्री जो कुछ भी है कक्षा में हम यूज करते हैं बस वहां तक सीमित हो। तो दोस्तों ये सब बहुत ही संकुचित हो गया। हमें बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देनी है। देखिए, आपका बी ऑप्शन जो है विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, आपका होल कैरिकुलम जो भी पूरा पाठ्यक्रम आप बनाएंगे वो विद्यार्थी के प्रतिदिन अनुभव से, मतलब कि आप इस तरीके की टीचिंग कीजिए, आप इस तरीके से पढ़ाइए, एक्टिविटी के थ्रू कीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दीजिए और बच्चों को ऐसा कुछ कराइए इन्वायरमेंट से जोड़ करके, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके, ऐसा चीज़ पढ़ाइए जिस जो कि बच्चा प्रतिदिन अपने डेली यूज में फील करता है, जो कुछ भी बच्चा अपने अगल बगल अपने इर्द गिर्द देखता है, जो कुछ भी होती हैं उसके लाइफ में चीज़ें, उससे वो इंटरेक्ट कर सके, जोड़ कर समझ सके। तो वो चीज़ क्या होगा दोस्तों कि वो लाइफ टाइम बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, आपका पूरा पाठ्यक्रम ही ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के अनुभव, जो विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए, अनुभव प्राप्त करना दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन, बच्चा फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कोई चीज़। तो वो जो है अगर बच्चा ऑब्जर्व करता है तो कोई भी चीज़ वो बच्चे के बिल्कुल हार्ट को टच करती है। और अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, तो बच्चा खुशी खुशी उस चीज़ को करता है और वो लाइफ टाइम याद रखता है। जैसे आपने बचपन में कोई गेम किया होगा, कोई खेल खेला होगा, तो वो आपको अभी तक याद होगा, क्योंकि खेल वो आपका जो था उसमें आपको बहुत मज़ा आता था, इंटरेस्ट था उसमें आपका। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बचपन की सीखी हुई पोएम भी अभी याद हो। कुछ अच्छी पोएम जो कि हमें हमारे दिल को भा गई, हमारे हार्ट को टच कर गई, वो हमें अभी तक याद है। बट सारा का सारा हमने बचपन में क्या क्या पढ़ा था, वो हर एक लेसन, हर एक चीज़ तो नहीं याद है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं, वो जो दिल को टच करती हैं, जो छू जाती हैं। तो ऐसा ही हमें पाठ्यक्रम बनाना है। ठीक है, तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कि संकेत करे, किस ओर संकेत करता है। पूरा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो जिसमें बच्चा जो है प्रतिदिन डेली अनुभव करता है, मतलब वो महसूस कर सके उस चीज को कि उसने क्या पढ़ा, उसने क्या आज सीखा, क्योंकि वो उसकी लाइफ
उससे आप इंटरेक्ट करके पढ़ाओगे तो वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लाइफ टाइम बना रहेगा। तो ऐसी ही शिक्षा प्रणाली हमें करनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके की सोच अगर हम दिमाग में रखेंगे ना तो वही ऑप्शन हमें मिलेगा और हम तुरंत पहुंच जाएंगे कि ये ऑप्शन बेस्ट है बच्चे के लिए, हमें ऐसे करना है। सो योर आंसर दैट विल बी सेकेंड। ओके, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलेंगे, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में मतलब छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। तो शिक्षण की खेल पद्धति किस मूल रूप पर आधारित होगी? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर एंड शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। देखिए, खेल पद्धति की बात की गई है यहाँ पर। शिक्षण की खेल पद्धति की बात की गई है तो मूल रूप से आधारित है किस पर? दोस्तों, खेल पद्धति, खेल जो बच्चे खेलते हैं उसका पर्पस क्या होता है? विकास और वृद्धि। और वो भी किस सिद्धांत पर? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, मानव के विज्ञान के। तो बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है कि बच्चे का मन मस्तिष्क का विकास हो, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और लैंग्वेज, उसका हर तरीके से नैतिक, मोरल डेवलपमेंट, हर तरीके का विकास हो। तो हमें खेल पद्धति पर खेल पद्धति मूल रूप से आधारित हमारी होनी चाहिए किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होना चाहिए। तो आपका देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए, आकलन जो होता है, एवेल्युएशन जो होता है, उसके लिए रोचक और उपयोगी प्रक्रिया बनाना है। इस चीज को, आकलन को रोचक और उपयोगी बनाना है तो उसके लिए हमें किस चीज के लिए सचेत होना चाहिए? क्या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, इसके लिए सचेत होना चाहिए? या विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या फिर फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। किस लिए पूछा क्या गया है? उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत होना चाहिए। किस चीज के लिए इसके लिए क्या सचेत होना चाहिए, किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए मतलब? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। अच्छा, किसी बच्चे को आप कोई उपाधि दे रहे हैं, देखिए किसी बच्चे को आप कहेंगे ये बहुत बुद्धिमान है तो उसको आपने बुद्धिमान की उपाधि दे दी, ये तो ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को आप औसत उपाधि देंगे या फिर जिस बच्चे को कमजोर की उपाधि दे देंगे, वो बच्चा क्या फील करेगा? हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। किसी बच्चे में कोई एबिलिटी है तो किसी बच्चे में कोई बच्चा पढ़ने में ज्यादा तेज हो सकता है तो कोई बच्चा खेल कूद में ज्यादा तेज हो सकता है। तो इसलिए आप किसी पर लेवलिंग नहीं कर सकते, आप किसी को लेबल नहीं कर सकते कि आप औसत दर्जे के हैं, ये बच्चे जो हैं बहुत ही कमजोर वर्ग के हैं। हम सभी बच्चे विशिष्ट हैं, हमें उनको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। इसीलिए ना एकीकरण का सिद्धांत, बच्चे सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना। सब बच्चे विशिष्ट है, सब में एक से बढ़कर एक योग्यताएं होती है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। तो आपको सचेत रहना होगा, उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनानी है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में अगर आप वो कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं ये कमजोर, ये औसत, ये, तो बच्चे में हीन भावना भी आ सकती है, जिससे कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओके, सो योर राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप देख रहे हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। ये मतलब जो पहचानने का आंसर, पहचानने का जो तरीका है कि हमें बच्चों को किस तरीके से क्या सोच हमारी होनी चाहिए, इस सोच को आप डेवलप कीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, जस्ट यही नहीं होंगे, ये भी हो सकते हैं बट थोड़ा सा चेंज भी होते हैं। तो हमें अपनी सोच को डेवलप करनी है, मानसिकता को डेवलप करनी है कि हमें किस तरीके की आंसर, किस तरीके का आंसर जो होता है, हमें वैसे सोच बना लेनी है जिससे कि क्वेश्चन कोई भी आए हम उसी तरीके से सोचें और सही आंसर तक पहुंच सकें। तो देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपका फिल इन द ब्लैंक है, पहले आपको कुछ यहाँ पे फिल करना है। क्या मतलब, क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे सर्कल या अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, नहीं क्वेश्चन पूछा गया। तो सृजनात्मक विचार,
प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल है। सृजनात्मक अगर बच्चा है तो वो प्रतिभाशाली माना जाएगा। सृजन करना, बच्चे में सृजन करने का अगर गुण है तो वो प्रतिभाशाली है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, देखिए अभिव्यक्ति में नवीनता, सृजनात्मकता, विचार एंड जिज्ञासा, ये तीनों पॉइंट जो है आपके एक प्रतिभाशाली बच्चे की एबिलिटी दर्शा रहे हैं। बच्चे में ये योग्यता है कि वो सृजनात्मक है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को रख पाना किसी के सामने, और उसमें नवीनता, नए तरीके से रख पाना, ये भी एक विशेष गुण है। जिज्ञासा, जो बच्चे में जिज्ञासा होती है कि उसे क्यूरियोसिटी, कि उसे मतलब जानने की इच्छा, तो ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली बच्चों का गुण नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करने वाले बच्चे प्रतिभाशाली में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, सो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कृतिका। देखिए ये क्वेश्चन जो है समझिएगा, इसी तरीके से कुछ स्टोरी टेलिंग की तरह बना करके स्टोरी की तरह क्वेश्चन बनते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती। कोई बच्ची है जो घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। इससे क्या समझ में आता है, क्या हो रहा है बच्ची के साथ, ऐसा क्यों है कि एक बच्ची है जो कि घर में बात नहीं कर रही है, विद्यालय में बात कर रही है। जस्ट अपोजिट किया जा सकता है कि विद्यालय में बात नहीं कर रही है, घर में बात कर रही है। तो रीजन क्या है, आखिर क्यों? ऑप्शन है आपके, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा घर में बात नहीं कर रहा है, विद्यालय में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, बच्चे को जहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, बच्चों की बातों को जहाँ पे सुना जाता है, जहाँ पे उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है कि हाँ बेटा बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, वैल्यू की जाती है, तो वहाँ बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। और जहाँ पे उनको दबा दिया जाएगा, डांट दिया जाएगा कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस तरीके की बात अगर कह दी जाए, तो बच्चा अपनी अभिव्यक्ति मतलब नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, जो विद्यालय में हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, और शिक्षिका यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपना घर किसी को ना पसंद हो। हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल। देखिए विचारों को, जो भी उसके विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उसको उसके स्कूल में एक्सेप्ट किए जाते हैं, मान्यता मिलती है कि हाँ बेटा बोलो, उसके विचारों को समझा जाता है, कहने की छूट दी जाती है, तो वो वहां पर बोलती है। जबकि घर पर उसे दबाया जाता है, इन बातों को उसको घर पर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे सोचोगे कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए अवसर देता है, ये अवसर जो शब्द है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है, बट आप चारों ऑप्शन में देखेंगे सबसे बेस्ट क्या है, और जो सबसे बेस्ट होगा वहीं आप जाएंगे। एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा जो कि आपको भटकाव करेगा, जहां पर कि आप सोचेंगे कि अवसर देना तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हम इसको न लगा दें। लेकिन बच्चों को खूब बात करने का अवसर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके थॉट्स को समझना, उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने का मौका देना उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप चार ऑप्शन में से चूज करेंगे सबसे बेस्ट कौन सा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? देखिए एक टीचर को कैसा होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एक आपकी टीचिंग और टीचिंग प्रोसेस से लेकर के आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एज ए टीचर आपको कैसा होना चाहिए, यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक बच्चे में क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, हम उसे समझें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई बच्चा, मैंने पहले बताया, कोई बच्चा किसी भी चीज में कम है तो किसी चीज में वो बेस्ट भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समझें कि बच्चे में कौन सा गुण है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये किस क्षेत्र के साथ संबंध करता है? शिक्षा समाज शास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान से, या शिक्षा मनोविज्ञान से? तो दोस्तों ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बच्चे के अंदर के योग्यताओं को समझना, उसे बाहर लाना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, फोर्थ ऑप्शन योर राइट आंसर। एंड नेक्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, और एक शिक्षक की बात हो रही है। एक टीचर में कौन सा गुण, कौन सी योग्यता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी? क्या एक टीचर में होना चाहिए? क्या पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए? एक टीचर पढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुक है, ये क्या बेस्ट है? या फिर धैर्य और दृढ़ता है उसके अंदर, क्या ये बेस्ट है? या शिक्षण
पद्धतियों और विषयों का उसके अंदर ज्ञान में दक्षता है, दक्ष है वो अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। या फिर अति मानक भाषा पढ़ाने में वो दक्ष है, ये सबसे बेस्ट है, क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप भटक सकते हैं, आप जा सकते हैं कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और पढ़ाने में दक्षता। लेकिन दोस्तों ये बड़े बच्चों के लिए होता है कि बड़े बच्चों में आपके जूनियर लेवल पर या फिर आपके हाईएस्ट लेवल पर आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कि आप हर तरीके से, हर एंगल से आप हर एक चीज़ समझ सकें और समझा सकें। बट प्राथमिक स्तर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिया गया है, प्राथमिक स्तर। तो जब भी प्राथमिक स्तर करके आए दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धैर्य और दृढ़ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को उतना आपको एमएससी बीएससी की तरह नहीं पढ़ाना है। बच्चों को एक नॉर्मल नॉलेज ही देनी है, नॉर्मल ज्ञान ही आपको देना है, बट उसे आप कितने मनोयोग से देते हैं, कितनी आपके अंदर दृढ़ता है, कितनी आपके अंदर, कितना आपके अंदर धैर्य है कि बच्चा अगर परेशान भी आपको कर रहा है तो आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं बच्चे से, आप एक ही चीज़ को 10 बार भी बताने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप खुशी खुशी बता रहे हो बच्चों को, आपके अंदर खुद ये चीज़ है कि मैं कैसे उस बच्चे को सिखा दूँ, ये चीज़ होता है। तो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि बच्चे कई तरीके के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, एक ही बार में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे 4 से 6 बार बताने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम छोटे बच्चों को किस तरीके से खेल-खेल में सिखाएँ या फिर किस तरीके से सिखाएँ, तब तक सिखाएँ कि जब तक बच्चा सीख ना जाए। ठीक है? उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाकर सिखाएँ, अपना तरीका बदल करके सिखाएँ, बट बच्चे को सिखाना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है और हमारे अंदर उस चीज़ का धैर्य होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो अवस्थाएं हैं, तो संवेदी प्रेरक अवस्था ये फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, एंड थर्ड होता है मूर्त संक्रियात्मक, एंड फोर्थ होता है फाइनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसकी एज भी आप समझ लीजिए, देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। और आपका दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको डिफाइन कर दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था, इसको ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं, कंक्रीट एज भी कहते हैं, ओके। एंड लास्ट होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 वर्ष व उससे ऊपर के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए, तो आपको बता दूं कि संवेदी पेशी अवस्थाओं में बच्चा क्या करता है, पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति करता है, प्रयत्न, भूल, व्यवहार, ये सब कुछ होता है बच्चे के अंदर। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक का, इसमें बच्चा कल्पनात्मक खेल खेलता खेलता है। अनौपचारिक तार्किकता इसके अंदर होती है, नकल करना होता है, मतलब जो देखता है देख करके उसका नकल उतारता है। आप समझ रहे होंगे 2 से 7 वर्ष के बच्चे यही सब करते हैं। अब 7 से 11 वर्ष का जो है आ गया हमारे सामने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या क्या करता है, यहाँ पर बच्चा किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण देने लगता है, व्याख्या करता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कहोगे तो बच्चे को अपने अपनी नॉलेज के बेस पे उसको जितना भी आता है वो बोलता है, अपनी बातों को रखता है, और वर्गीकरण करता है, काल्पनिकता जैसी चीज़ों को, मतलब इमेजिनेशन उसके अंदर आता है, और तार्किक, उस इमेजिनेशन पर या किसी भी बात पर वो तर्क भी करता है, सोचना शुरू कर देता है, तो चिंतन प्रारंभ करता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जैसा कि आप जानते हैं 11 वर्ष से ऊपर का है, तो इस पर और भी चीज़ें उसमें वो जोड़ता है, अपना सोशलिटी से जुड़ी चीज़ें, और उसकी तार्किकता जो है उसकी दृढ़ हो जाती है उस समय, और तर्क का वो प्रयोग भी करने लगता है, ठीक है। आदर्शात्मक चीज़ें उसके माइंड में आने लगती हैं, दूसरों के साथ जुड़कर वो सब कुछ कार्य करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें होने जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक में। तो यहाँ पूछा गया आपका बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, सो योर राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि आपका ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं, कंक्रीट एज भी कहते हैं, 7 से लेकर 11th ईयर तक होता है। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा दिया गया है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में बनेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका आज का सेशन है। ये क्वेश्चंस जो है ना, इन ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रैक्टिस को अगर आप कर पाते हैं तो आपकी सोच
वैसी ही डेवलप हो जाएगी। और यही चाहिए, अगर आप अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर पा रहे हो तो आप 100% स्कोर अपना बेटर ला पाओगे, पास ही नहीं होंगे बल्कि अपना बेटर स्कोर ला पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें कि मैं अंडरस्टैंडिंग चीज़ें ही देती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। सीटेट को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए एक टीचर के लिए, एक बच्चे को लेकर के कैसे कैसे क्या कुछ करना है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब करते करते आप कर लोगे तो प्रैक्टिस सेट हमारे बहुत सारे जा चुके हैं, वीडियोस बहुत सारे जा चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट सीटेड बाई सरिता पांडे करके आप डालोगे तो साइकोलॉजी, आप हम मेरे साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट खुलेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उससे अपनी प्रैक्टिस बना सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका जो तैयारी है वो जारी रहे और आपका प्रैक्टिस बना रहे। प्लेलिस्ट हमारा ज़रूर से विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ऐसे ही तरीके के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है? देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि साथ में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अलग पढ़ रहे हैं और टीचर क्या है कि उन्हें जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसा टीचर करने दे रहा है। तो एक कुछ पेरेंट्स आए हैं, अभिभावक जो कि जिन्हें कि ये चीज़ नहीं पसंद आता है कि ये क्या है, ऐसे भी कहीं क्लास चलता है, उनका ये मानना है, उनकी ये सोच है कि उनकी ये थिंकिंग है कि टीचर पढ़ाएं ब्लैक बोर्ड पर और बच्चे एक साथ उसे देखें और पढ़ें। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रटन थी प्रणाली ये तो हो जाती है ना कि पढ़ाया जा रहा है और टीचर उसे बच्चे उसे देख रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उस तरीके से बच्चे उसे इंटरेस्टिंग वे में ले रहे हैं या बच्चे बोरिंग फील कर रहे हैं। तो अगर बच्चे दूसरे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्हें उनके तरीके से पढ़ाओ, ना कि अपने ज़बरदस्ती की नहीं मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, तो ऐसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर इंटरेस्टिंग वे में बच्चे कुछ ग्रुप बना के पढ़ना चाहते हैं या कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं तो उनको वैसे ही पढ़ने देना चाहिए। तो ये शिक्षक तो एक सही काम कर रहे हैं लेकिन अभिभावक क्या है उन्हें ये ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, देखिए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि टीचर पर विश्वास होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को दे दिया है तो टीचर जो है ज़रूर उन्हें कुछ अपने तरीके से ही ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ज़रूर कुछ बेहतर देने के लिए ही ऐसा कर रहे होंगे। और हाँ कुछ समस्या अगर बच्चे में है तो टीचर से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर ये इस तरीके से, तो टीचर खुद ही उन्हें बताएंगे कि हाँ ये बात है, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं जिससे कि बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सीख सकें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेकर के आएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, लेकिन ये जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस आपकी इसी से बनेगी। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए अब ये कॉन्सेप्ट बेस हो गया, अभी तक आपने देखा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट 50% एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 50%। तो मैं तो कहूँगी साइकोलॉजी में इतना अंडरस्टैंडिंग आता है ना कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग उसी में मिक्सअप कर देता है। तो 70% आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को रख लीजिए। चलिए क्या दिया गया है, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान। देखिए बौद्धिक विकास से हम बात करें तो बौद्धिक विकास करते ही आपको अगर थ्योरी याद है तो आप ये सबको देखेंगे। देखिए पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास जो है ये संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब क्या होता है ज्ञान से, ज्ञान अर्थात बुद्धि। तो यही आपको समझना होगा कि संज्ञानात्मक नहीं लिखा हुआ है तो कहाँ जाएंगे आप, क्या कोहलवर पे जाएंगे, एरिक्सन पे, स्किनर पे? नहीं। तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की बात की गई। बौद्धिक विकास मीन्स संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पियाजे का होगा, योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन पियाजे द्वारा। अब आपको बता दें कोहलबर्ग का दोस्तों, तो कोहलबर्ग की अगर बात करें तो कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके,
एंड एरिक एरिक्सन का है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और यहाँ पे आपका स्किनर का हो जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और इसी के साथ साथ सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत है, बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाना, बेहतर बनाना होता है सुदृढ़ीकरण। ओके, तो स्किनर का ये रहा सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। एंड कोहलबर्ग का है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पर पूछा गया बौद्धिक विकास के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा पियाजे का। ओके, सो योर आंसर इज डी ऑप्शन, पियाजी द्वारा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा जरूर, प्लीज कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हमारे डेली वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।